इकोनॉमिक्स जो कि आज के डेट में बच्चों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे से समझना। इकोनॉमिक्स सिर्फ आज के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे एग्ज़ाम देकर पास हो गए और उस सब्जेक्ट को भूल गए, उसकी वैल्यू भूल गए और उसमें जो पढ़ाया गया है उसे भूल गए। क्योंकि आज आप देख ही रहे हैं एआई का ज़माना है, साथ ही साथ किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे क्राइसिस आ रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं, तो ऐसे में इकोनॉमिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किस तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड अप्रोच कर रहा है बच्चों को इकोनॉमिक्स सिखाने में और आने वाले समय के लिए तैयार करने में, इस बारे में आज हम जानने वाले हैं इकोनॉमिक्स के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर अंबर जी से, जो कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय के लिए बच्चों को इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को लेकर भारतीय शिक्षा बोर्ड रेडी कर रहा है। स्वागत है आपका सर आज के इस एपिसोड में। आज का जो समय है बहुत ही क्रूशियल है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्राइसिस से भरा हुआ है। ऐसे में इकोनॉमिक्स ब्रेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखता है ताकि वो आने वाले चीज़ों को संभाल सके और किस तरीके से अपने देश में एक बेहतर ग्रोथ हो सकता है और लोगों के ऊपर संकट नहीं आए, इस तरीके के चीज़ों को बना सकते हैं। तो क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड कुछ इस तरीके के अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है कि बच्चों को फ्यूचर रेडी करे? जी बिल्कुल। भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो इकोनॉमिक्स हमारा पार्ट है क्लास 9 का, उसमें हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। हमने इस तरीके से उस बुक को डिज़ाइन किया है कि ये 21st सेंचुरी के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए रेडी हो सके। साथ में हमने ये भी ध्यान रखा है कि जो उनके अंदर में एक स्किल डेवलपमेंट आए, क्योंकि जो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, जो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, उसको अडाप्ट करने के लिए जो उनमें स्किल होने चाहिए, जो कैपेसिटी होने चाहिए, वो डेवलप करने की हमने कोशिश की है। अलग अलग एक्टिविटीज़ हमने दिया है जिससे जो उनकी थिंकिंग कैपेसिटी है वो डेवलप हो। जैसे NCF 2023 का जो गाइडलाइंस है उसमें लिखा है कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स को बनाना है जिनके अंदर में कैपेसिटी बिल्डिंग हो, क्रिएटिव स्किल हो, और ना सिर्फ ये, उनमें एक इथिकल और मोरल वैल्यूज़ भी हो। अच्छे इंसान बनाने की भी कोशिश की गई है। ना सिर्फ हम इकोनॉमिक्स को लेकर आगे बढ़ें और चैलेंजेस को फेस करें, हम इथिकल मोरल वैल्यूज़ को भी देखें, जो कंपैशन हो, उसमें फिर एम्पैथी हो, इन सब चीज़ों को इसमें ध्यान रखा गया है। बिल्कुल। जो बाकी अभी तक एक डिकेड से बुक बनते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के, चाहे NCERT हो या CBSE में अलग अलग तरीके के बुक्स को पढ़ाया जाता है, अलग अलग ऑथर्स के बुक को दिया जाता है फॉर बेटर लर्निंग, तो किस तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड इन बुक्स से अलग है? भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो बुक है वो बहुत ही अलग है बाकी किताबों से। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक है कॉमन और एक है क्या हमने इसको डिफरेंट रखा है। कॉमन में यह है कि एक्टिविटीज़ जो सारी किताबों में भी होती है, हमारी किताब में है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने डिस्टिंक्शन इसलिए रखा है कि यहाँ पे हमने उसको छोटे छोटे एक्टिविटीज़ से उसको कनेक्ट किया है, उसको डे टू डे लाइफ से। NCF कहती है कि डे टू डे लाइफ से स्टूडेंट को कनेक्ट किया जाए ताकि वो रिलेट कर पाए, जो स्टडी कर रहा है, किताबों में देख रहा है, वो अपने लाइफ से वो जोड़ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल बजट की हमने बात की है कि जैसा एक फादर है, वो इनकम करता है, उसको बजट को किस तरीके से वो मैनेज करता है, स्कूल के एक्सपेंडिचर में किस तरह से मैनेज करता है, घर के खर्चों में कैसे मैनेज करता है, बाहर के खर्चों में कैसे मैनेज करता है, ये एक्टिविटीज़ के रूप में हमने दिया है ताकि स्टूडेंट उसको जान सके और समझ सके। पहला तो ये कॉमन हो गया। फिर सारी किताबें देती है, हम भी देते हैं, लेकिन हमने उसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखा है। इस तरीके से रखा है कि NCF की गाइडलाइंस को हमने फॉलो किया है। NCF कहती है कि हमारे जो पुस्तक हो, बुक हो, वो आइसोलेशन में ना हो। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी को जब पढ़ें तो उसको एक इंटरकनेक्टेड हो, इंटरडिसिप्लिनरी हो। वो ये अप्रोच हमने उसमें रखने की कोशिश की है। साथ साथ हमने जो भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसको हमने बहुत अच्छे से उसमें पिरोया है किताब में, ताकि स्टूडेंट को न सिर्फ इकॉनमी समझ में आए, उसको ये भी समझ में आए कि किस तरीक़े से हमारे जो रिच लेगेसी है पास्ट की, वो उसको समझे और समझ के वो आगे बढ़े। क्योंकि हमारी जो लेगेसी है वो कहती है कि नेचर के साथ चलना है, नेचर से अलग नहीं चलना है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखा गया है। इंटरडिसिप्लिनरी है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, साथ में आपका जो स्किल बिल्डिंग है, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। इसमें हमने क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा दिया है ताकि वो बच्चा सोचे कि हमें किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो आने वाले टाइम में। जो आपने अभी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की है, ये अप्रोच बहुत अलग होना चाहिए अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो, ताकि बच्चे कनेक्ट कर पाए उस सब्जेक्ट को लेके। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड किस तरीके से टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि एक जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो ला पाए?
टीचिंग में? मैम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को हमने बहुत अच्छे से इसमें किताबों में रखा है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे फार्मर का एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमारे बुक में भी मेंशन किया हुआ है कि फार्मर का जो खेती करता है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, उसमें ज्योग्राफी भी लिंक है, उसमें साइंस भी लिंक है, उसमें गवर्नेंस भी लिंक है। तो ज्योग्राफी ऐसे लिंक है कि जब सॉइल हुआ, रेनफॉल हुआ, ये ज्योग्राफी से लिंक है। उसके बाद जो उसके प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, एक साइंटिफिक एप्लीकेशन होती है उसमें, साइंस उसमें यूज़ किए गए हैं। साथ में हम देखते हैं कि गवर्नेंस, जो एमएसपी हुआ, एमएसपी जो गवर्नमेंट देती है फार्मर्स को, ये चीज़ें लिंक की गई हैं इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से, ताकि स्टूडेंट लिंक कर पाए और समझ पाए कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कैसे लिंक करता है। ना सिर्फ ये, हमारी एक चैप्टर है ट्रेड में हमने ट्रेड को कनेक्ट किया है ज्योग्राफी से, कि ट्रेड को कैसे ज्योग्राफी अफेक्ट करती है, रेनफॉल कैसे अफेक्ट करती है, मानसून कैसे अफेक्ट करती है, जो माउंटेन जो पासेस हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं। उसके बाद जो कोस्टल एरियाज़ हैं, पहले हम कोस्टल एरिया से जो भी ट्रेड होते थे, कोस्टल एरिया से होते थे, बाहर दूर दराज इलाकों में, इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, चाइना में, रोमन्स से हम ट्रेड करते थे, ईस्टर्न कोस्ट से, वेस्टर्न कोस्ट से, सदर्न कोस्ट से। सो इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से रखा है। ना सिर्फ ये, हमने कल्चर को भी कनेक्ट किया है इकोनॉमिक्स से, क्योंकि कल्चर ऐसे कनेक्ट होता है कि जब एंशंट इंडिया में जो ट्रेडर्स आते थे इंडिया में, या इंडिया से ट्रेडर्स बाहर जाते थे, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स लेकर नहीं जाते थे, ट्रेड लेकर नहीं जाते थे, वो कल्चर भी लेकर जाते थे। फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म श्रीलंका से लेकर जापान तक देखेंगे, साउथ ईस्ट एशिया देखेंगे, आप कोरिया देखेंगे, वहाँ तक बुद्धिज़्म फैली है। कैसे फैली है? ट्रेड से नहीं फैली है, ट्रेड के साथ वो कल्चर भी गया है साथ में। तो हमने इंटरमिक्स किया है इकोनॉमिक्स को, साथ में इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट्स को हमने इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से, इस तरीके से दिखाया है कि स्टूडेंट को वो कनेक्ट कर पाए, वो आइसोलेशन में ना पढ़े। तो इस तरीके से हमने इंटरडिसिप्लिनरी रखा है किताबों में। बिल्कुल। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट सवाल आता है ना, जो अभी तक ये हुआ है कि इकोनॉमिक्स एक तरीके से बस रटने का सब्जेक्ट था, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें डीप घुस नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें समझ में ही बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी जो लिखी हुई है। तो क्या इसको रियल लाइफ सिचुएशन के साथ बेस्ड करके भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो एकेडमिक्स बुक्स है, 9th से लेके आप 12th तक के जो बुक्स हैं, उसमें इसको रखा गया है या नहीं? बिल्कुल, रियल लाइफ से इसको जोड़ा गया है ताकि स्टूडेंट उसको कनेक्ट कर पाए। जैसे मैंने बताया था, बजट का एग्जांपल था, बजट को किस तरीके से स्टूडेंट देखता है, इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, स्केर्स चॉइसेस जो होते हैं, क्योंकि जो अर्थ में जो हमारे जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है, और जो विश हमारी है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड हमारी विश, हम चाहत है अनलिमिटेड, लेकिन जो रिसोर्सेज है स्केर्स है, उसको किस तरीके से मैनेज करें उसके बारे में हमने मेंशन किया हुआ है। साथ में हमने ये भी दिखाया है कि किस तरीके से आप जो रिसोर्सेज है उसको मैनेज करेंगे, अर्थ के जो रिसोर्सेज स्केर्स हैं उसको मैनेज करने की उसमें बात की गई है। जी, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी, ये बच्चों को जानना इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी जो सिचुएशन चल भी रहा है और सारी चीज़ें हैं। तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड ने ब्लेंड किया है अपने इकोनॉमिक्स के बुक्स में? जी, बाकी पुस्तकों में आप देखेंगे कि चैलेंजेस को बहुत ही निराशा तौर पर दिखाया जाता है। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, जो है डिस्पैरिटी। हमारी किताब में इस तरीके से नहीं है, हमने इसको दिखाया है कि चैलेंजेस तो है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी है, वही चैलेंज अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक लेगेसी है जो कॉलोनियल लेगेसी है, पहले बहुत ज़्यादा था, अभी कम है लेकिन है। तो पॉवर्टी को किस तरीके से हम इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं, उसको हम स्किल, एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, जो आज के डेट में जो एआई है उसको उसकी स्किल को डेवलप करके हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल है जापान का, ना उनके पास फ्यूल है ना मिनरल रिसोर्स है, फिर भी वो टेक्नोलॉजी जाइंट बने। कैसे बने? उन्होंने इस पे खर्च किए, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे अपने जो रिसोर्सेस है उसको स्पेंड किए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डिजिटल एजुकेशन पे। और आज के डेट में टेक्नोलॉजी जो बुलेट ट्रेन है और बाकी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है वो। तो हम ये देखते हैं कि हम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ पे अगर स्पेंड करते हैं तो चैलेंजेस को हम अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट को हम किस तरीके से अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं, वो है स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। इसके साथ और हम देखते हैं इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत का। ये अपने आप में अपॉर्चुनिटीज़ भी है, क्योंकि हमारे पास एक लेबर रिसोर्स है,
और लेबर रिसोर्स जो पूरा वर्ल्ड में हमारे जो इंडियन जो स्किल्ड मैन है पूरा वर्ल्ड में है, मिडिल ईस्ट में है, वो यूरोप में है, यूएस में है, काफ़ी योगदान दे रहे हैं, इंडियन इकॉनमी के लिए भी योगदान दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो पैसे आते हैं फॉरेन एक्सचेंज आते हैं वो वहाँ से आते हैं, वो इकॉनमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है हमने किताबों में रखा है इन सब चीज़ों को। आपने बात की एआई की, एआई और रैपिड टेक्नोलॉजी जो चेंजेस है वो काफ़ी वास्ट हो रहे हैं। हर दूसरे महीने पे एक नए एआई के फीचर्स आ जाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के फीचर्स आ जाते हैं। तो क्या जो भारतीय शिक्षा बोर्ड अपना इकोनॉमिक्स का बुक रखा है, तो जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ हैं इन सब को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को लेके प्रिपेयर किया है बुक्स को या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल किया गया है। एआई जैसे एआई अभी आज के डेट में है, इसके पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी उस समय भी लोग डरे हुए थे कि मशीन जो है इंसानों का जॉब खा जाएगा, लेबर्स के जॉब खा जाएंगे। फिर जब कंप्यूटर आया तो लोगों को डर लगा कि टाइपराइटर वाले कहाँ जाएंगे। अभी एआई आया तो लोगों को लगा कि फिर एआई आ गया तो बाकी लोगों का जॉब ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक्स है या जो डेवलपमेंट होते हैं वो एक पानी की तरह होते हैं, बहता रहता है, उसके साथ हमें चलना होता है। तो इसमें एक कंसेप्ट है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का, कि ये नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ें कम हो जाती हैं और उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है। जो नेशन, जो सोसाइटी अपने स्किल डेवलपमेंट पे वर्क करेगी, एजुकेशन पे वर्क करेगी, डिजिटल एजुकेशन पे वर्क करेगी, वो इन सब चीज़ों से वो अडेप्ट कर पाएगी, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पाएगी। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो आज के डेट में डेवलप हो रहे हैं वो इकोनॉमिक्स के साथ हम उसको आगे लेके जा सकते हैं अगर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे वर्क किया तो। जी, जो एनईपी और एनसीएफ के रूल्स हैं उसको किस तरीके से इकोनॉमिक्स के बुक में फॉलो किया गया है? हमने हर एक एरिया में एनईपी और एनसीएफ के रूल्स को हमने फॉलो किए, उनके गाइडलाइंस को फॉलो किए हमने। सबसे पहला एनसीएफ कहती है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। आइसोलेशन में स्टूडेंट को बुक ना पढ़ाएं, उसको उसके डेली लाइफ से उसको कनेक्ट करें। जो भी वो किताबों में देख रहा है वो सिर्फ डेफिनेशन ना हो, वो उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करे, किस तरीक़ा से वो डेली लाइफ को जी रहा है। इसी तरीक़े से हमने एग्जांपल रखा है। फॉर एग्जांपल हमने एक गाजर का हलवा रखा है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि किस तरीक़ा से टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। हमने ना सिर्फ ये हमने ह्यूमन एस्पेक्ट को भी दिखाया है, इनइक्वालिटी को दिखाया है कि इनइक्वालिटी है। जैसा कि एक जो भारत में जो बिल्डिंगें हैं, जो सिटीज़ में बिल्डिंगें हैं, नोएडा है, दिल्ली है, बड़े बड़े ऊंचे हाई राइज बिल्डिंग है, उसमें लेबर्स वर्क करते हैं, लेकिन उनके घर में जाकर देखेंगे तो उनके बेसिक फैसिलिटी नहीं होते हैं, उनके पास वाटर की सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं होते हैं। तो किस तरीके से इन सब चीज़ों को हम मैनेज करें, किस तरीके से वो स्टूडेंट्स के लिए वो इन सब चीज़ों से कनेक्ट कर पाएँ, डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ, इनइक्वालिटी को समझेगा, उसके अंदर में एम्पैथी और कंपैशन आएगा। इकॉनमी सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की उसके अंदर जो चेतना बढ़ेगी वो भी एक इकॉनमी से कनेक्ट करता है ये। तो इन सब चीज़ों को हमने रखा है, बहुत सिंपल एग्जांपल से रखा है, बजट से, डेली लाइफ से, इनइक्वालिटी को दिखाया है। फिर हमने मिडिल मैन को दिखाया है, किस तरीके से मिडिल मैन जो है एक मैंगो सेलर है, वो जब मैंगो को सेल करता है तो उसको कम से कम रेट मिलता है, लेकिन जो मिडिल मैन के पास जाता है तो उसका रेट बढ़ता है। फिर जब वो कंज्यूमर के पास जाता है उसका रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किस तरीके से एक जो गैप है इनकम का उसको हम कम करें। फिर हमने चिप्स का भी एग्जांपल दिया है कि जो फार्मर्स हैं वो जब जो पोटैटो उसको ग्रो करते हैं तो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है उसमें, लेकिन उसको वही पोटैटो जब चिप्स बनता है तो 10 ग्राम का जो दाम होता है 10 रुपये होता है, यानी कि 1000 रुपये किलो होता है। फार्मर को मिल रहा है 10 से 15 रुपये, लेकिन वो चिप्स जो मार्केट में जा रहा है 1000 रुपये किलो जा रहा है। तो कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, फार्मर को कम रेट मिल रहा है, तो उसके गैप्स को भी हमने दिखाया है। तो इस तरीके से हमने डेली जो एक्टिविटीज़ है उसको कनेक्ट किया है उन्हें किताबों में। अभी तक आपने बताया कि जो इकोनॉमिक्स को हमने जोड़ा है वो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ जोड़ा है, लेकिन एक सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, नेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ताक पे रख के सारे काम किए जा रहे हैं, चाहे बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करना हो, चाहे कुछ नए टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना हो, मशीनरी को डेवलप करना हो, उसमें कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन आता है वो एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है। और लोगों को ये लगता है कि नेचर के थ्रू हम कुछ रिसोर्सेज नहीं बना सकते हैं इकोनॉमिक वे में। तो क्या इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया इकोनॉमिक्स में कि कैसे आप एनवायरनमेंट की हेल्प लेकर भी आप अपने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं?
जी, इसका बिल्कुल ध्यान रखा गया है। हमने हर एक चैप्टर में एसडीजी से कनेक्ट किया है, हर एक चैप्टर को। जैसे क्लास 9 में हमारे 5 चैप्टर्स है, तो पाँचों चैप्टर को एसडीजी से कनेक्ट किया है। न सिर्फ ये, हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को भी कनेक्ट किया है। किस तरीके से जो प्राचीन काल थे जैसे एंशिएंट इंडिया है, उसमें लोग नेचर के साथ रहते थे। नेचर को अलग नहीं माना जाता था। ये माना जाता था कि नेचर के साथ हम ग्रो करेंगे। जो प्रिमिटिव लाइफ थे, वहाँ पे हंटर एंड गैदरर सोसाइटी थे, उनको उतना ही ज़रूरत था जो नेचर से, वही वो लेते थे। तो हम नेचर के साथ को इंडियन जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस अपनी किताबों में रखा है कि किस तरीके से नेचर से आप कनेक्ट करके जी सकते हैं। एसडीजी का कंसेप्ट आज आया है, लेकिन ये कंसेप्ट भारत में प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमने बहुत खूबसूरती से पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट किया है अपनी पुस्तक में। जी, जैसे एक मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में बात करना चाहूँगी। जो अभी एलपीजी का काफ़ी ज़्यादा एक सिचुएशन आ गया है, एलपीजी को लेके काफ़ी एक लोगों के मन में डर का माहौल है, और ये है कि अब एलपीजी नहीं रहेगा तो हम खाना कैसे बनाएंगे और कैसे क्या चीज़ें होंगी। यानी कि दूसरा एक इकोनॉमिक सोर्स नहीं दिख रहा है लोगों को, जिसके थ्रू लोग अपनी चीज़ों को बेच सके या लोगों के बीच में ला सके और उसको यूज़फुल बना सके। तो जो ये रियल लाइफ सिचुएशंस होते हैं, जैसे जो भी इंडिया फेस कर रही है या बाकी कंट्रीज़ भी फेस कर रहे हैं, एलपीजी का हो गया, तेल का प्रॉब्लम हो गया, हमारे डीजल पेट्रोल्स के प्रॉब्लम हो गए, तो क्या इन सारे एग्जाम्पल्स को रख कर भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स में? क्योंकि ये सब एक राइजिंग सिचुएशंस है जिस पे अगर ध्यान दिया जाए तो उसका एक जो सोर्स है कि किस तरीके से इसे हम और अलग तरीके से बचा करके या यूज़ करके हम चीज़ों को एक बेहतर लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो क्या कुछ इस तरीके के भी एग्जाम्पल्स रखे जाएंगे? जी मैम, बिल्कुल रखे गए हैं हमारे किताबों में। जो एनर्जी क्राइसिस है उसके ऊपर में बात की गई है, क्योंकि ये फैक्ट है कि जो इंडिया है, हम काफ़ी जो फ्यूल है उस पर डिपेंडेंट है, चाहे वो ऑयल हो या गैस हो। वो जो बाहर कंट्री से हम डिपेंडेंट है। आज के डेट में जो वार का जो सिचुएशन है, इजराइल, यूएस और ईरान में जो वार चल रहा है, उसके वजह से जो गैस और जो ऑयल है, पेट्रोलियम है, उसमें बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। तो इस सिचुएशन से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ें, हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ें। जैसा कि सोलर एनर्जी जो भारत बहुत अच्छे से कर रही है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायोगैस है, विंड एनर्जी है, फिर उसके बाद अभी ग्रीन हाइड्रोजन है, उसकी तरफ हम इंडिया की पॉलिसीज़ भी है कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया जाए। अभी हम देखते हैं रास्तों में बैटरी रिक्शा हैं कि जिससे हम आते जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एक रास्ता हमने तय किया है, लेकिन अभी और इसमें चलना बाकी है, क्योंकि अभी एनर्जी भारत को बनना है एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट। विकसित भारत हमारा टारगेट है 2047 तक, जिसमें हम एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बने। तो उसके लिए बेहतर कदम उठाया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उस पर डिपेंडेंट ना रहा जाए। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स हैं जो बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड के बुक्स दिलवाएंगे या एकेडमिक्स में उनको डालेंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ डिप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर? आपके सामने सारे बुक्स बन रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चों के हो, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के बच्चों के बुक्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है जिस वजह से ज़रूर पेरेंट्स को अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड के इकोनॉमिक्स बुक्स को एक बार ज़रूर पढ़ने देना चाहिए? बिल्कुल, पेरेंट्स को जो हमारी जो किताब है भारतीय शिक्षा बोर्ड की, उसमें हर वो चीज़ है जो स्टूडेंट के लिए आज के डेट में ज़रूरी है। हम सिर्फ कंसेप्ट की हमने बात नहीं की है, हमने उसकी एप्लीकेशन की बात की है, हमने क्रिएटिव थिंकिंग की बात की है, हमने उसको फ्यूचर जो जनरेशन है, उसको फ्यूचर जनरेशन में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसको किस तरीक़ा से वो फेस करे, उसके लिए भी हमने उसको रेडी किया है। और ना सिर्फ ये, हमने जो NCF की जो गाइडलाइंस है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे जो रिच लिगेसी है, कल्चरल रूट्स के साथ जुड़ा है, और साथ में हम स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरीज़ के जो रियलिटी हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसके लिए तैयार कर पाए, उसको ग्लोबल सिटीज़न बना सके। तो एक कंप्लीट ओवरऑल उसके अंदर में ग्रोथ दिखेगा, एक मल्टी डिसिप्लिनरी और एक डाइवर्सिटी के तौर पे स्टूडेंट को इसमें ग्रोथ करने का मौका मिलेगा, और एक अच्छा वो सिटीजन बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा हमारी किताबों को पढ़ने के बाद, क्योंकि सारी चीज़ों को हमने रखा है जो उसके लिए ज़रूरी है।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने जाना कि आज के डेट में सस्टेनेबिलिटी कितनी ज़रूरी है और किस तरीके से ये आपके बच्चों को आगे आने वाले समय के लिए तैयार करेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में भारतीय शिक्षा बोर्ड के इकोनॉमिक्स बुक में जानकारी दी गई हो, चाहे एनर्जी क्राइसिस हो, चाहे और भी किसी तरीके की क्राइसिस हो जो आज के समय में वर्ल्ड फेस कर रहा है। अगर इन सब के बारे में एग्जाम्पल के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए तो आने वाले समय में वो फ्यूचर रेडी हो जाएंगे। इसलिए एक बार ज़रूर अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड के अलग अलग जो बुक्स है उसको पढ़ाइए और देखिए कि उनमें क्या बदलाव आ रहा है और किस तरीके से वो सीख रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।